हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा में अगर बात की जाए तो रिसेंटली वापस आज रिकवरी देखने को मिली है। अचानक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है जो 4% से अधिक के देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे क्लोजिंग जो रही है 3.20% की तेज़ी पे ही देखने को मिली है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि जो अभी रैली निकल के आई है, जो रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है, तो वो क्या टेम्पररी है या फिर कंटिन्यूसली हमें नज़र आने वाली है, ये सबसे बड़े सवाल हैं। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी के लास्ट टाइम क्वार्टर 2 के भी नंबर हमें देखने को मिले थे। क्वार्टर 2 में कंपनी का एक बड़ा लॉस होता हुआ देखने को मिला था और अब कंपनी के आने वाले नेक्स्ट मंथ के दौरान कंपनी के Q3 के जो नंबर्स है वो भी हमें देखने को नज़र आएंगे। तो क्या Q3 के अंदर कोई बदलाव हमें देखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ों में यहाँ पे जो है डायरेक्शन हमें नज़र आएंगे, कुछ अच्छी चीज़ों का कुछ रुझान हमें देखने को मिलेगा या नहीं, इन सब चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा आज एनसीएलटी ने दोस्तों एक बार फिर से जो कैनरा बैंक की पिटीशन थी उसको भी डिसमिस कर दिया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे खबर जो निकल के आई है ऑफिशियल अपडेट की अगर बात की जाए तो 9 दिसंबर 2025 का आज ही का ऑफिशियल अपडेट है। तो यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने कैनरा बैंक के साथ विवाद सुलझाया और एनसीएलटी ने याचिका खारिज की है। और इसी के बाद यहाँ पे कंपनी में वापस एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे रिकवरी के तौर पर देखने को नजर आई, क्योंकि अभी दूरसंचार सेवा प्रदान जो कर रहा था, पर यहाँ पे जीटीएल द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने के बाद एनसीएलटी ने केनरा बैंक की याचिका को खारिज कर दी है। और अभी के टाइम जो खारिज हुआ है उसी के बाद वापस इसमें तेजी देखने को मिली है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा ने घोषणा की है कि मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने केनरा बैंक द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद कंपनी ने बैंक के साथ सभी बकाये और विवादों का निपटारा भी कर लिया है। घटनाक्रम कैनरा बैंक के वित्तीय दायित्वों का समाधान रहने वाला है। तो इस पर ये काफ़ी बड़ी रिकवरी। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये घटनाक्रम बैंक के दायित्वों का यहाँ पे जो समाधान का संकेत देता है और जीटीएल इंफ्रा पर किसी भी प्रकार की वित्तीय प्रभाव या आगे की कार्रवाई की कोई आवश्यकता भी नहीं रहने वाली। यानी कि जो मैटर था वो यहीं पे क्लोज हो चुका था, फाइनल यहाँ पे बंद हो चुका है। यानी कि जो केनरा बैंक और जीटीएल इंफ्रा की जो कहानी थी वो यहीं पर खत्म हो चुकी है। अब कोई भी लेन देन यहाँ पे जो बसी हुई नहीं है। तो ये एक अच्छी राहत वाली खबर यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे कंपनी के उतार चढ़ाव वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा नजर आए हैं। ग्रोथ काफ़ी अच्छी रिकवर होती हुई नजर आई है, क्योंकि आज की सीजन में भारतीय बाजार फिर क्रेज देखने को मिले। बट यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा की जो वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आई है वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आई है। 5 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली है। साथ ही साथ डिलीवरी लगभग 29% की रहने वाली है, जो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम रहने वाली, सॉरी डिलीवरी रहने वाली है। इसके अलावा टेक्निकली डेटा में अगर बात की जाती है तो टेक्निकली में सबसे इंपॉर्टेंस क्या निकल के आई कि अभी के टाइम जो आरएसआई इंडिकेटर था वो फिर 36.12 अंकों पे क्लोजिंग करता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ आगे के लिए अगर मौके की तलाश अगर की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब आरएसआई इंडिकेटर के अलावा अगर बात की जाए तो जिसमें 50 दिन का जो एसएम इंडिकेटर है, 50 दिन का मूविंग एवरेज जो रहने वाला है, वो जब 200 दिन की मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करके अप साइड पे जाएगा तो 50 दिन का मूविंग एवरेज जब क्रॉस करता है तो वहाँ पे बनता है गोल्डन क्रॉसओवर। और गोल्डन क्रॉसओवर से एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनने के जो संकेत है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो टेक्निकली में काफ़ी बड़ा यहाँ पे इसमें देखने को डेटाबेस नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है। लास्ट सीजन में भी 4 करोड़ की थी, आज के सीजन में 6 करोड़ की, उससे पहले भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम रही है। डिलीवरी का भी जो एवरेज डेटा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। बाकी कंपनी के नंबर से रिलेटेड अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम कंपनी के Q2 के जो नंबर निकल के आए थे तो कंपनी का 193 करोड़ का लॉस था। क्वार्टर 1 में कंपनी का 232 करोड़ का, उसके पहले क्वार्टर 4 में 249 करोड़ का। तो यानी कि कंपनी अपने कर्जे को, यानी कि जो नेगेटिव नंबर लेके आ रही है तो उसमें थोड़ा समाधान कर रही है, उसमें थोड़े बदलाव लेके आ रही है। अब यहाँ पे सबसे नेगेटिव पॉइंट अगर यहाँ पे क्रिएट अगर कुछ हो रहा है तो वो है FIDI की होल्डिंग, क्योंकि जहाँ पे प्रमोटर्स बिल्कुल एज इट इज़ बने हुए हैं पर यहाँ पे FI वाले फिर भाग चुके हैं। DI वालों की अगर बात की जाती है तो DI वालों ने बिल्कुल ये सोच रखा है कि अब यहाँ से हमें भी निकलना है, रास्ते अपने भी साफ करने हैं। और उसी तेज़ी के साथ यहाँ पे DI वाले फिर भागते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पे पब्लिक बढ़ रही है तो ये भी एक रिस्क जोन ही बढ़ रहा है कि पब्लिक बढ़ रही है, कुछ यहाँ पे कोई मजबूत स्तंभ देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी कोई ज़्यादा बड़ी देखने को मिल नहीं रही है। अब यहाँ पे नंबर्स की अगर बात की जाए, कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो नंबर अभी के टाइम टेली कम्युनिकेशन सेगमेंट में, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे कंपनी का नंबर स्थान जो रहने वाला है वो अभी के टाइम 7 देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा स्थान भी रहेगा, जो मार्केट कैप के बेसिस पे रहेगा। बट यहाँ पे चीज़ निकल के आती है जो इम्पोर्टेंट की कंपनी का
अभी के टाइम जो क्वार्टरली सेल्स है वो भी 6% का ही देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी के नेगेटिव भी यहाँ पे देखने को मिले। नेट प्रॉफिट Q2 में रिसेंटली में देखने को जो मिला वो भी एक नेगेटिव नंबर रहा। तो अपकमिंग जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इसी प्रकार के सुधार के तौर पे जो है यहाँ पे चांसेस कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब टोटल जो है अभी रिसेंटली लास्ट टाइम जैसे कि स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसके साथ सभी कंपनियों ने जो है जो टेलीकॉम कंपनी है उनका डील ऑलरेडी हो चुका है। अब कंपनी बाकी अगर कोई बचती है तो वो यहाँ पे देखने को मिल रही है बीएसएनएल जैसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसके टेंडर अगर इसको मिलते हैं। लास्ट टाइम कंपनी ने Q2 के नंबर्स के साथ अपडेट किया था कि कंपनी की अगर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह अगर मिलने के चांसेस हैं तो वो बीएसएनएल से, वोडाफोन आइडिया से। बाकी कंपनी को फाइनल कन्फर्मेशन कुछ भी देखने को मिली नहीं थी, तो कंपनी के लिए वो चीज़ें एक ऑप्शनली हैं। बाकी कन्फर्मेशन के लिए कुछ भी नहीं है, तो कंपनी का जो आगे का भविष्य है वो भी कन्फर्मेशन में कुछ नहीं रहने वाला, वो भी एक तरीके से ऑप्शनली है। तो लोगों की जो मेहनत है वो भी ऑप्शनली रहने वाली है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।